नमस्कार, न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज 7वें चरण यानी कि अंतिम चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। 7वें फेज में 10 करोड़ मतदाता अपने मत का प्रयोग करने घर से निकल पड़े हैं। पहले हम जान लेते हैं कि 8 राज्यों की कौन कौन सी सीटों पर मतदान है, एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से। आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद। हिमाचल प्रदेश कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, शिमला। झारखंड राजमहल, दुमका, गोड्डा। उड़ीसा मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर। पंजाब गुरदासपुर, अमृतसर, खंडूर साहिब, जालंधर। होशियारपुर, आनंदपुर साहिब, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, फरीदकोट, फिरोजपुर, बठिंडा, संगरूर, पटियाला। उत्तर प्रदेश महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज। पश्चिम बंगाल दमदम, बारासात, वशीरहाट, जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, जादवपुर, कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर। चंडीगढ़। तो बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहां 13 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है और इन सीटों का ब्यौरा हमने आपको दे दिया है कि यहां पर किन किन सीटों पर जो वोटिंग है वो शुरू हो गई है। इस सीट पर 144 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हम जानते हैं यहां कुल वोटर्स और पोलिंग बूथ कितने हैं। सातवें चरण में कुल मतदाता 2,50,56,56,877। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,33,10,897। महिला मतदाताओं की संख्या 1,17,44,922। थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 1,058। कुल प्रत्याशी 144। पुरुष प्रत्याशी 134। महिला प्रत्याशी 10। अच्छा, घोसी सीट की बात करें तो सबसे अधिक प्रत्याशी यहां पर 28 प्रत्याशी मैदान में हैं नवजीत, और वाराणसी देवरिया सीट पर कम प्रत्याशी है, यानी कि सिर्फ 7 प्रत्याशी हैं यहां पर। कुल मतदान केंद्रों की संख्या 14,183 है और अगर जो बात करें कुल पोलिंग बूथ की तो इन केंद्रों पर 25,658 पोलिंग बूथ हैं जहां पर मतदाता कतार में क्रिटिकल बूथ यानी कि संवेदनशील 4,165 हैं। तो ये थी 7वें चरण की पूरी जानकारी कि उत्तर प्रदेश में कहां और कितने पोलिंग बूथ हैं, कितने मतदाता हैं, कितने प्रत्याशी हैं जिनकी जो किस्मत है वो आज ईवीएम में बंद होगी। अंतिम चरण का मतदान है 2024 लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू होकर के शाम 6 बजे तक होगा और लगातार हम इसकी अपडेट अपने सहयोगी नवजीत के साथ आपको देते रहेंगे, लगातार देते रहेंगे। कहां पर किसने मताधिकार का प्रयोग किया और क्या खास रहा, क्या वोट डालने के बाद नेता कह रहे हैं, जो लीडर्स हैं वो क्या कह रहे हैं। वैसे तो जीत के दावे सभी आपस में कर रहे हैं नौजी, बिल्कुल, कि हम जीत रहे हैं, लेकिन ये तो 4 तारीख को पता चलेगा कि वास्तव में जीत किसकी होगी, जनता किस पर विश्वास कर रही है और किसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही है। जीत के दावे तमाम हो रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जीतेगा कौन। जीतेगा वही जिसे मतदाता कतार में लगकर और अपने मत देंगे, जिनकी बातों पर मतदाताओं को विश्वास होगा, उन्हीं की जीत हासिल होगी। तो आज अगर जो देखा जाए 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज मतदान है। अंतिम चरण है
पूर्वांचल की ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हैं और भी तमाम राज्य हैं जो कि आपको बताएं कि पंजाब भी है और पश्चिम बंगाल है और तमाम हैं ऐसी जो सीटें हैं राज्य, जो 8 राज्य हैं उनकी 57 सीटों पर है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि देखना है कि जो भोजपुरी स्टार हैं उनके रवि किशन हैं गोरखपुर से और काराकाट से, पावर स्टार पवन सिंह हैं, तो इनके भी भाग्य का फैसला होगा। हालांकि वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और एक चीज आपको हम बता दें कि पावर स्टार पवन कुमार को बीजेपी ने कहीं और से, पश्चिम बंगाल से सीट पर चुनाव लड़ने की बात कही थी, टिकट भी दिया था, लेकिन उन्होंने काराकाट से चुनाव लड़ने का फैसला किया। और उनके प्रचार को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि काफी लोग उन्हें लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। वो पावर स्टार ही नहीं, पावर नेता भी शायद बन जाए, ऐसा लग रहा है। और देखा जाए इसके बाद अगर जो जनता उन्हें आशीर्वाद देती है तो उन आगे क्या करते हैं, उनका अगला रुख क्या होगा। मनोज तिवारी से उन्हें अच्छे संबंध हैं, जो एक तरह से कह सकते हैं कि भोजपुरी के स्टार रह चुके हैं। साथ ही साथ खेसारी लाल की भी अगर जो बात करें तो उनसे काफ़ी अच्छे संबंध हैं। रवि किशन शुक्ला जो कि गोरखपुर से प्रत्याशी हैं और आज उनके भी जो है भाग्य का फैसला जनता करेगी। अब हम लगातार पोलिंग बूथों की ओर रुख करेंगे, अपने संवाददाताओं की ओर रुख करेंगे और ये देखेंगे कि वास्तव में कि मतदाता कितनी संख्या में बाहर निकल रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू है तो लोग सुबह सुबह ठंडे में, हालांकि सूर्य का ताप कम होगा, तो ये जरूर सोच रहे होंगे कि हम निकलें और जल्दी से अपने मताधिकार का प्रयोग करें और भरी दोपहरी में अपने घर में रहें, इसलिए सुबह ही निकलेंगे। लेकिन जो माताओं बहनों की जो बातें हैं, अगर उनकी बात करें तो उन्हें अपने घर में नाश्ता भी तैयार करना होता है और भी तमाम चीज़ें होती हैं जो कि वो तैयार करके निकलती हैं। लेकिन एक चीज़ देखा गया है कि कहीं कहीं ग्रामीण इलाकों में मतदान के प्रति इतनी जागरूकता है कि आपको क्या बताया जाए कि पहले जलपान नहीं बनाएंगी, पहले जाके लाइन में खड़ी हो जाएंगी कि हम ठंडे में पहले अपना मताधिकार का प्रयोग करने उससे वंचित ना हो जाएं और उसके बाद आकर के हम अपना नाश्ता पानी तैयार करेंगे और फिर जो है देखा जाएगा। तो अगर ये विचार है तो वास्तव में ये कहा जा सकता है कि ये अच्छे विचार है। आप जलपान की व्यवस्था बाद में करें और सीधे जो है आप मतदान केंद्र जाएं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और धूप अपनी प्रचंड रूप में आए, यानी कि दोपहर का समय हो, इससे पहले ही मताधिकार का जल्दी से जल्दी प्रयोग कर लें तो बहुत अच्छा होगा। यानी कि अपने मताधिकार का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। घर से निकलिए, पोलिंग बूथ पर जाइए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि आज उन सीटों पर भी मतदान है जिसकी बहुत चर्चाएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं और वहां से भी जो है हम लगातार आपको खबरें पहुंचाते रहेंगे। नवजीत हमारे साथ हैं, ये भी तमाम जानकारियां आपको देती रहेंगी। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि वाराणसी से टक्कर किसकी है। तो पहले ही सभी दल एक तरह से कहा जा सकता है कि हथियार डाले हुए हैं, लेकिन चुनाव है तो होगा ही और प्रधानमंत्री वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता उन्हें कितने मतों से विजयी बनाती है या क्या करती है, जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। वाराणसी की जनता बहुत ही बुद्धिमान है, वो अपने जो है फैसले बहुत ही अच्छी तरीके से लेती है, जानती है कि किसको जिताना है, किसको हराना है, ये उनके ऊपर छोड़ते हैं। 4 तारीख को पता चलेगा कि वाराणसी से कौन जीतेगा। साथ ही साथ अगर जो बात करें तो मिर्जापुर में भी ये मिर्जापुर में भी अगर जो देखा जाए नौजीत, बिल्कुल, तो चुनाव हैं, चंदौली में भी हैं, बलिया में भी हैं। तो अगर जो हम वाराणसी से देखें, वाराणसी की अगर जो बात करें, ये मिर्जापुर की लोकसभा सीट का मुकाबला चल रहा है। यहां से अनुप्रिया पटेल, रमेश चंद्र बिंद और मनीष त्रिपाठी यहां से चुनाव मैदान में है। बसपा और सपा और अनुप्रिया पटेल, देखिए अनुप्रिया पटेल
कप प्लेट, यानी कि अपना दल से यहाँ पर मैदान में है और ये एनडीए गठबंधन में है, यानी कि एक तरह से बीजेपी के साथ हैं। मतदाताओं की संख्या जरा बता दीजिए यहाँ पर क्या है। बिल्कुल, अगर इस सीट की मिर्जापुर सीट की बात करी जाए तो यहाँ पर कुल मतदाता 19,03,640 है, जिसमें से पुरुष मतदाता जो है 9,98,023 है। वहीं महिला मतदाताओं की बात कर ली जाए तो 9,05,617 है मिर्जापुर लोकसभा सीट पर। तो अब वाराणसी की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं और वाराणसी पर देखिए नरेंद्र मोदी वर्सेज अजय राय। यहाँ पर अजय राय हैं और नरेंद्र मोदी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला अजय राय, कांग्रेस के अजय राय से है। किसे आशीर्वाद जनता देती है ये देखने वाली बात होगी नौजी। बिल्कुल। और अब मतदाताओं की भी बात कर लें तो यहाँ पर मतदाता कितने हैं, क्या है स्थितियाँ, जरा बताइए तो। बिल्कुल, अगर वाराणसी लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या 19,62,948 है, जिसमें से पुरुष मतदाता 10,65,485 है और महिला मतदाताओं की बात अगर यहाँ पर कर ली जाए तो 8,97,463 है। यहाँ पर पुरुषों की संख्या अधिक है। हाँ, यहाँ पर पुरुषों की संख्या अधिक है, अक्सर अधिक होती ही है, लेकिन स्पेशल कई जगह ऐसी हो जाती है कि महिला मतदाताओं की संख्या अधिक हो जाती है, तो ये चीज गौर करने वाली बात होगी। अब हम अगर जो चंदौली की बात करें तो ये चंदौली की सीट, यहाँ पर महेंद्र पांडे आप देख सकते हैं कि और इनका मुकाबला सपा के वीरेंद्र सिंह से है, यानी कि इनके पीछे जो कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है, अब देखना है कि कितना टक्कर दे पाता है महेंद्र पांडे यानी कि बीजेपी को। यहाँ पर मतदाता कितने हैं ये भी हम आपको बता दें। मतदाता बिल्कुल, चंदौली लोकसभा सीट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर बता देते कि कुल कितने यहाँ पर मतदाता हैं, जिसमें पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या कितनी है। 18,16,000 यहाँ पर कुल मतदाता है, जिसमें से 9,83,000 यहाँ पर पुरुष मतदाता है और 8,33,000 महिला मतदाता है। अब अगर जो बात करें बलिया की, तो बलिया की अगर जो बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीरज शेखर यहाँ पर बीजेपी से हैं और सनातन पांडे यहाँ पर साइकिल पर सवार हैं। साइकिल पर सवार मतलब सपा से हैं। सनातन पांडे सपा से, नीरज शेखर जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं कमल के फूल, यानी कि आपको बता दें कि बीजेपी से बलिया की यह सीट है। अब देखना है कि क्या होता है आगे, कि अगर ये 4 सीटें हैं, ये 4 सीटें, और जैसे ही हमारे मतदाताओं पर अगर जो गौर करें तो बिल्कुल, अगर बलिया लोकसभा सीट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर कुल मतदाताओं की बात कर ली जाए तो 19,12,864, जिसमें से पुरुष मतदाता 10,26,474 है और इसी के साथ महिला मतदाता 8,86,930 390 8,86,390 महिला मतदाता। और अब हम इन सीटों का भी जिक्र करेंगे, लेकिन अगले किसी सेगमेंट में हम सीटों का जिक्र करेंगे। हमारे साथ अब हमारे संवाददाता जुड़ेंगे जो इन सीटों की पूरी जानकारी देंगे। तो अब जैसे ही हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है। आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त जो है बड़ी खबर आ रही है। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया है। गोरखनाथ में एक मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया है। कहा बढ़ चढ़कर करें मतदान, लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए कहा है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर मतदान किया है। गोरखनाथ के एक मतदान केंद्र पर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने अपना मतदान किया है और लोगों से भी बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। तो आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके मतदान करने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और क्या कुछ कह रहे हैं हम सीधे आपको लिए चलते हैं। कि हमें अब जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की जिस संकल्पना को मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों को दिया है, उसको साकार करने का समय आ गया है, जिससे भारत आज जो देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, यह
आगामी 3 वर्ष में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, 2047 तक भारत को दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करके हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने के लिए कार्य किया जा सके। जनता जनार्दन का आशीर्वाद इस दृष्टि आज भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि 4 जून को फिर एक बार मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आकर के आत्मनिर्भर विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का कार्य करेगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने 2.5-3 महीने के व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय, यद्यपि उनका पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके उन्होंने 10 वर्षों से भारत की सेवा की है और देश के हित को सर्वोपरि मानते हुए दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाया है। मोदी जी की यह आराधना एक आध्यात्मिक आराधना, यह आध्यात्मिक आराधना राष्ट्र आराधना है। भारत माता के इस चरणों में वह एक आराधना है जो राष्ट्र को समर्पित है। भारत की 140 करोड़ जनता की, जनार्दन की सेवा के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है और ये भारत की परंपरा है। जो लोग भोग में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अनाचार दुराचार में लिप्त हैं, वे लोग आध्यात्मिक आराधना के महत्व को नहीं समझ सकते। आध्यात्मिक आराधना को समझने के लिए भारत और भारत जैसा मन चाहिए। भारत की सनातन मूल्यों और आदर्शों के प्रति निष्ठा का भाव चाहिए। जिनके मन में भारत के प्रति आस्था का भाव नहीं है, भारत के सनातन मूल्यों और आदर्शों की ध्वजियां उड़ाना जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया था और जिनके कारनामों से जनता उनको बार बार ठुकराई है, वे लोग मोदी जी के इस ध्यान साधना और इस राष्ट्र आराधना का मखौल भले ही उड़ा सकते हैं, लेकिन जनता जनार्दन अपने नेता के समर्थन में और उनके पूरे कार्यक्रमों के साथ पूरे समर्पित भाव के साथ जुड़ी हुई है और जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद, पूरा स्नेह मोदी जी के साथ में है। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यह मोदी जी की ध्यान साधना का कार्यक्रम भी राष्ट्र आराधना का हिस्सा है और इसका लाभ भी देश को प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश में महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर बावजूद इससे भी कुछ मतदान कम भी हुआ। देखिए, एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर आप में से आप भी जानते हैं कि 50 डिग्री 48 डिग्री का टेम्परेचर कभी हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन है प्रकृति परीक्षा ले रही है और प्रकृति की इस परीक्षा में हम सबको खरा उतरना होगा। जनता जनार्दन को अपने आप को साबित करना होगा कि अग्नि परीक्षा के इस दौर में हम लोकतंत्र को और पुष्ट करेंगे, मजबूत करेंगे और स्वाभाविक रूप से आधी आबादी नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की पहली संसद में मोदी जी ने पास किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मातृवंदना योजना से लेकर के नारी शक्ति वंदन अधिनियम और बेटियों की सुरक्षा से लेकर के समृद्धि तक के जो कार्यक्रम चले हैं, आधी आबादी का पूरा आशीर्वाद मोदी जी के साथ में है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये जो मत प्रतिशत आधी आबादी का, महिलाओं का खासतौर पर बढ़ा है, यह 100% मोदी जी के पक्ष में गया है। महाराज जी को कुछ संदेश देंगे? हाँ, मैं युवा मतदाताओं से कहूंगा कि नया भारत जो इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त है, सम्मान प्राप्त कर रहा है, सुरक्षा का एक बेहतर माहौल जिसने दुनिया के अंदर बनाया है, यह उनके उज्जवल भविष्य के लिए है। मोदी जी की इस परिकल्पना में उन्हें आगे आकर के बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए, लोकतंत्र को और मजबूत करना चाहिए। जो लोग अपनी हार से पस्त होकर के गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके बहकावे में ना आए, मतदान करें। उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल भारत, आत्मनिर्भर भारत में ही हम सब का भविष्य है। युवाओं का, अन्नदाता किसानों का, महिलाओं का,
समाज के प्रत्येक व्यक्ति का। और मोदी जी ने तो 4 जातियां देश के अंदर कही। उन्होंने कहा देश के अंदर केवल 4 ही जाति है, उसमें से एक युवा है, एक महिला है, एक गरीब है, एक अन्नदाता है। इन 4 वर्ग को प्रतिनिधित्व करने के लिए मोदी जी ने देश के अंदर जो कार्य किए हैं उसको ध्यान में रखते हुए जनता जनार्दन उनको अपना पूरा आशीर्वाद देगी। मुख्यमंत्री जी, आज INDI जो अलायंस है आज वो एक रिव्यू मीटिंग कर रहा है। रिजल्ट्स आने से पहले ही आज पूरे दल बैठेंगे और साझा बातचीत ये वे अंतिम बार बैठेंगे, क्योंकि 4 के बाद ये जितने दल हैं उतने उसमें फाड़ होने वाले हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करेंगे, एक दूसरे को गाली देंगे। तो ये हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, जो मतदान करने के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे, एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके सवालों का जवाब दे रहे थे। साथ ही साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐसी बातें भी की हैं कि वो विपक्ष पर तंज कसते हुए कि आप जो हार से पीड़ित हैं, जो हार से पस्त हैं, उनके बहकावे में ना आए। तो किनके बहकावे में आए आप खुद सोच सकते हैं कि क्या कहना चाह रहे थे हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। हालांकि मतदान कीजिए, किसी को मत अपना दान कीजिए, जैसे समझ में आए उसको मतदान कीजिए। हर नेताओं का अपना अपना काम है, वो कहते रहते हैं कि हमारी पार्टी अच्छी है, लेकिन आपके मन में जो अच्छा है वो कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप मतदान केंद्र तक जाइए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह और जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। अब हम इन 4 सीटों की जो हमने ग्राफिक्स चलाए हैं, इन 4 सीटों पर हमारे संवाददाता जो हैं ये जुड़ चुके हैं और इनके क्या मतदान केंद्रों की स्थिति है हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो राशिद अल्वी वाराणसी और मिर्जापुर की जानकारी देंगे। साथ ही साथ प्रदीप चौबे जी हैं, ये प्रदीप चौबे अभी शायद नहीं जुड़ पाए हैं। तो प्रशांत राव ब्यूरो हेड जो हैं लखनऊ ब्यूरो हेड, वो बलिया की जानकारी देंगे। सारी जानकारी इनके पास आ चुकी है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में जिन जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं सारी जानकारी इकट्ठा करके अपने पास प्रशांत राव जी बैठे हैं। बहुत अच्छी बात है और इनसे बहुत अच्छी चर्चा भी हो सकती है। काफी सुबह से ही जानकारी कलेक्ट करने में लगे हुए थे नवजीत। तो इनके इस काम को देखते हुए वास्तव में बहुत अच्छा रिस्पांस रहेगा। तो हम सबसे पहले राशिद अल्वी के पास जाएंगे। राशिद अल्वी वाराणसी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो और मिर्जापुर की भी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले वाराणसी की क्या स्थिति है राशिद, ये बताइए, आप किस मतदान केंद्र पर हैं और उस मतदान केंद्र की क्या स्थिति है और क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे पहले तो आप ये जानकारी दे दीजिए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, जिस तरह से अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में जो सांसदीय क्षेत्र है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। तो उसको देखते हुए जो वाराणसी की स्थितियां हैं, जो मतदान केंद्र है वहां पे सुरक्षा व्यवस्था की भी मुहैया कराई गई है और सुरक्षा व्यवस्था का चकाचौंध व्यवस्था भी किया गया है, क्योंकि गर्मी का मौसम उसको देखते हुए टेंट भी लगाए गए हैं। और दूसरी बड़ी बात है, जो मतदान केंद्र पे मतदाता आ रहे हैं उनके पीने के लिए पानी का भी व्यवस्था किया गया। और दूसरी बड़ी बात अगर करें तो जिस तरह से वाराणसी में मतदान शुरू हुआ उसको देखते हुए जो वाराणसी के मतदाता थे, क्योंकि गर्मी का मौसम है, 7 बजे से ही यहाँ पे आ गए और लाइन लगाए। लाइन लगाने के बाद अपने मत का प्रयोग किया और करके घर तक जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में जिस तरह से यहाँ पे जो वोटर्स हैं, जो मतदाता है, वो यहाँ पे लगातार आके वोटिंग कर रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। और जो यहाँ पे पर्ची काटने वाले जो यहाँ पे बूथ बनाए गए हैं वहां पे भी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो कहीं ना कहीं गर्मी को देखते हुए जिस तरह से वाराणसी में व्यवस्थाएं की गई हैं, वो उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण सीट वाराणसी है। इसलिए उसको देखते हुए अच्छी खासी यहाँ पे जो जनसंख्या है, अगर वोटर्स की बात करें तो यहाँ पे 19 लाख के करीब में वोटर्स है जो यहाँ के कैंडिडेटों के भाग को तय करेंगे। और सबसे बड़ी बात करें तो अगर प्रधानमंत्री के सामने जिस तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने वोटरों जो वोटर्स हैं उनके लिए भी व्यवस्था
तो जिस तरह से सरकार ने जो व्यवस्था चुनाव आयोग ने किया है उसको देखते हुए वाराणसी में जो कैंडिडेट है वो भी व्यवस्था है चुस्त दुरुस्त कराए हैं कि जो वोटर्स हैं उनको किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। अगर वहीं हम मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर में जो इस समय सांसद अनुप्रिया पटेल है, केंद्रीय मंत्री भी है, वो लगातार यहाँ पे सांसद रही है। और अगर इस समय अगर बात करें तो जिस तरह से रमेश बिन समाजवादी पार्टी से है वो भी कहीं ना कहीं अपना दाव दम और खम झोंकने का काम कर रहे हैं। तो वाराणसी और मिर्जापुर की जो महत्वपूर्ण सीटें हैं वो कहीं ना कहीं जिस तरह से 7:30 बजे से वोटिंग शुरू हो गई तो 7 बजे से लेकर लगातार वोटर्स यहाँ भी मौजूद हो रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए हमारे साथ प्रशांत राव भी जुड़ रहे हो, उनसे जो है बलिया की बात कर लेंगे। जी प्रशांत, अगर बात कर ली जाए तो सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया। अभी मतदान केंद्रों पर क्या कुछ स्थिति है ये आपसे जानना चाहेंगे, और प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, उसके बाद बलिया लोकसभा सीट पर आपसे और जानकारी लेंगे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं क्योंकि सुबह से ही मौसम का पारा चढ़ा हुआ है और लगातार जो है मतदाता वो निकलकर मतदान कर रहे हैं। मतदान शुरू हो गया है लेकिन काफी उत्साह देखा जा रहा है। बलिया की हुकूमत रही है उसमें सबसे पहले जो कांग्रेस ने क्रांति की थी उसके बाद बलिया का नाम विश्व पर सबसे ऊंचा हो गया था। बलिया नदियों की कहीं बातें हुई और चाहे वो सियासत हो यहाँ पर राजस्थान आदमी नहीं जाता। देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सबसे प्रसिद्ध भूमि इसलिए भी है क्योंकि यहाँ की जमीन है एक प्रधानमंत्री में यहाँ से जो भारत को प्रधानमंत्री बना, जिससे भारत का विकास और समृद्धशाली जो सपना देखा गया था उसको आगे आयाम दिया गया। हालांकि वो ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री नहीं रह पाए, जिस कारण उत्तर प्रदेश के साथ ही अन्य राज्यों का विकास नहीं हो पाया है। और चंद्रशेखर सिंह जी के ही नाम से बलिया के आसपास की राजनीति होती रही है। उत्तर प्रदेश में समीकरण बनते और बिगड़ते रहे हैं। आज बागी बलिया में उनके बेटे नीरज शेखर जो कि मैदान में है और उनके सामने समाजवादी पार्टी के सनातन पांडे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पर ललन सिंह यादव चुनावी मैदान में हैं। चुनावी माहौल अगर देखा जाए बड़ा दिलचस्प है। और क्योंकि पिछली बार की बात की जाए यहाँ पर 2019 में सनातन पांडे यहाँ वीरेंद्र सिंह मस्त जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उनसे सनातन पांडे हार गए थे। दूसरी बार समाजवादी पार्टी ने उन्हें मौका दिया है। और देखिए, अगर यहाँ पर बात की जाए राजनीतिक इतिहास की तो 1977 से लेके और 2004 तक यहाँ पर जो है चंद्रशेखर जी 8 बार सांसद रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, जिस कारण जो बलिया का नाम विश्व पटल पर सबसे ऊंचा हुआ है। आप देखिए, राजनीतिक समय की बात की जाए तो जब यहाँ 2004 तक वो सांसद थे और 2008 में उनका निधन हो गया, उसके बाद यहाँ पर जो है उपचुनाव हुआ, उसमें जीत जो है नीरज शेखर ने जीत दर्ज की, समाजवादी पार्टी के सांसद हुए। और इसके साथ ही 2009 के आम चुनाव में भी समाजवादी पार्टी से नीरज शेखर यहाँ पर चुनावी मैदान से उन्होंने जीत दर्ज की। इसके साथ ही यहाँ पर जो है वीरेंद्र सिंह मस्त ने चुनाव जीता। और अब फिर एक बार नीरज शेखर भारतीय जनता पार्टी में है, वो जो है समाजवादी पार्टी में राज्यसभा से सांसद चुने गए थे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद उन्हें टिकट दिया गया है, वो चुनावी मैदान में है। सनातन पांडे भी राजनीतिक घराने से आते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर उनकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछली बार महज 15,000 वोटों से हारना और इस बार कड़ी टक्कर देना, यह भी बड़ा यहाँ मायने रखता है। क्योंकि नीरज शेखर अपने पिता की विरासत पर राजनीति कर रहे हैं और एक भावात्मक जुड़ाव भी वहाँ के क्षेत्र का जनता का है। और यहाँ सबसे ज्यादा जो अगर वोटरों की बात की जाए तो यहाँ क्षत्रिय वोटर्स और उसके साथ अनुसूचित वोटर्स फैक्टर जो है बड़ा काम आता है नीरज शेखर के लिए। या फिर उनके पिता चंद्रशेखर जी जिस तरीके से यहाँ राजनीति करते रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री होने के साथ उन्हें जो गौरव प्राप्त हुआ और एक पद प्रतिष्ठा थी, उसके आधार पर यहाँ से चंद्रशेखर जी 8 बार सांसद चुने गए हैं। इस सीट पर सबसे ज्यादा कब्जा रहा है और अब तक के इतिहास में देखा जाए करीब 8 दशक में यहाँ कोई ब्राह्मण सांसद नहीं हो पाया है। तो ऐसे में सनातन पांडे के माध्यम से समाजवादी पार्टी ने केवल बलिया में नहीं आसपास में एक मैसेज देने का भी काम किया है कि हम जो है यहाँ पर ब्राह्मण को सांसद बनाना चाहते हैं, इसलिए दूसरी बार उन्होंने सनातन पांडे को टिकट दिया है। इन अगर वोट शेयर की बात की ली जाए तो यहाँ जो राजपूत क्षत्रिय समाज है और उसके साथ अनुसूचित समाज है, उसका जो जो आंकड़े हैं वो बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं। इसमें 15% इनको यहाँ लगभग माना जाता है कि 15% समाज है और 15% अनुसूचित है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है
यादव मतदाताओं की संख्या देखी जाए वो करीब 12% लगभग है। तो वही ब्राह्मण वोटों की बात की, ब्राह्मण वोटर्स की नहीं है, 15% यहाँ ब्राह्मण वोटर्स हैं। और साथ ही साथ यहाँ अगर मुस्लिम की बात कीजिए 7% यहाँ उनकी भी संख्या है। कुल मिला के जिस तरीके से आंकड़े यहाँ पर हैं, जो है समाजवादी पार्टी और उसके साथ ही जो है भारतीय जनता पार्टी के बीच में टक्कर देखी जा सकती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने नंदन सिंह यादव को बनाकर अच्छा गेम कर दिया है और यहाँ मतदाताओं की देखी जाए तो करीब 13% आती जाती है और साथ ही साथ 15% यहाँ पर अनुसूचित जाति को और अभियंता ये भी मान के चलते हैं कुछ उन्हें भी मिलता है। अगर इन 7% उन्हें केवल 3% आंकड़े के आधार पर बीएसपी मजबूत मिलती है। नंदन सिंह यादव को यहाँ पर उद्योग कर कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान भी मिल सकता है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर यादव को टिकट नहीं दिया है। ठीक है प्रशांत राव, हम आपके पास आएंगे। हमारे एक और साथी प्रदीप चौबे चंदौली से जुड़ चुके हैं। प्रशांत राव, हम आपके पास आएंगे। चंदौली से हमारे साथ प्रदीप चौबे जुड़ चुके हैं जी। चंदौली के मतदान केंद्र की क्या स्थितियां हैं, वहां पर मतदाताओं की क्या स्थिति है और साथ ही साथ राजनीतिक तापमान के साथ साथ जो है मौसम के तापमान की भी आप अगर जो चर्चा कर लें तो बेहतर होगी। चौबे, प्रदीप चौबे। जी देवेंद्र जी, चंदौली की स्थिति यह है कि भाजपा से लगातार जो 2 बार सांसद रहे हैं महेंद्र जी वो भाजपा से है और स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पे है और जिस तरह से सुबह के समय की है लेकिन उस मतदाताओं को उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि जो भी उम्मीदवार है चाह रहे हैं कि नहीं अधिक से अधिक मतदान हो, अगर अधिक मतदान होगा तो उसका लाभ मिलेगा। खास तौर से एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वो लोग चाह रहे हैं कि अगर 50% से ऊपर अगर मतदान होगा तो उसका लाभ उसको मिलेगा। इसलिए जो उनके भी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो घर घर जा करके मतदाताओं को अपील कर रहे हैं कि नहीं आप लोग जा करके मतदान करें। लेकिन जिस तरह से सुबह के समय में मौसम ठंडा है और जिस तरह से मतदाताओं को पहुंचना चाहिए बूथों पे, तो मतदाताओं की संख्या दिखाई नहीं दे रही है। वही बात करें हीट वेव को लेकर के तो तापमान अधिक है, इस वजह से जैसे हमारे पड़ोसी राज्य जनपद मिर्जापुर में सोनभद्र में कई लोगों की कल मौत हो चुकी थी। इसको प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, बूथों पे पेयजल और छांव की व्यवस्था की जाए। जो अधिकारी है चाहे वो पुलिस है भ्रमण करके जायजा भी ले रहे हैं कि ताकि कोई गर्मी से चाहे कर्मचारी जो मतदान कर्मी है चाहे प्रदीप, एक बात आप बताइए कि यहाँ पर जो है जो गर्मी का माहौल है, जो ये मौसम है, ये तपता हुआ मौसम है और आप बता रहे हैं कि इससे कुछ लोगों की मौत भी हो गई है, इससे लोग डरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में सुबह मतदान केंद्रों पर भीड़ लगनी चाहिए थी कि ठंडे में हम मतदान कर लें अपना, लेकिन सुबह भी नहीं है तो दोपहर में आने का विशेष सवाल तो उठता नहीं है कि यहाँ पर भीड़ होगी मतदान केंद्रों पर। तो ये मायूसी क्यों दिख रही है मतदान केंद्रों पर चंदौली के? जैसे कि कल जो कुछ लोगों की जैसे चाहे सोशल मीडिया हो चाहे अखबार हो, जैसे कुछ कर्मचारियों की हमको लगता है कि जैसे गर्मी से मौत होने की जो खबरें आई है इसको लेकर कहीं ना कहीं मतदाताओं में भय दिखाई दे रहा है। इस वजह से लोग बूथों पे जाने अगर जो मतदाताओं को गर्मी की वजह से भय दिखाई दे रहा है प्रदीप, अगर जो मतदाताओं को गर्मी की वजह से भय दिखाई दे रहा है और मतदान केंद्र पे नहीं पहुंच रहे हैं तो उन्हें ठंडे ठंडे यानी कि सुबह के समय आना चाहिए था। फिर मतदान के प्रति इतना उदासीन हो जाना, मतलब गर्मी के प्रति अगर जो भय होता तो उन्हें सुबह आना चाहिए था, ठंडे में आप मतदान करना चाहिए था। मतदान के प्रति उदासीन हो जाना गर्मी कारण हो, यह बात समझ में नहीं आती। समझाना चाहेंगे आप? जी जी जी, जैसे मान लीजिए कि बात करें कि प्रशासन की तरफ से चाहे राजनीतिक पार्टियों की तरफ से तो लगातार लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके बावजूद भी अभी जो बूथों की स्थिति है वहां पे बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिख रहा है। जो
उम्मीद ठीक नहीं है। सुबह 7 से 9 बजे के बीच में लोग कतारबद्ध होकर के मतों का प्रयोग करेंगे और अपने मनपसंद योग्य प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करके जिताने का कार्य करेंगे, लेकिन वो कहीं इस तरह से अभी की जो स्थिति है वो साफ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि जैसे जो बूथ पे एजेंट है विभिन्न पार्टियों के, उनका ये कहना है कि सुबह का समय है, महिलाएं जो है बच्चों को नाश्ता बना रही होंगी और कुछ सुबह का ऑफिस में लोग जा रहे होंगे, इसलिए नहीं आ रही। जो भीड़ जुटेगी वो 8:30 बजे के बाद जुटेगी नए लोगों की, कि नहीं यहाँ पे जो मतदान होगा 60% से ऊपर होगा। चलिए ठीक है, हम प्रशांत राव के पास आना चाहेंगे। प्रशांत राव ब्यूरो हेड हैं आप। प्रशांत राव, जैसा कि अभी चंदौली के हमारे संवाददाता प्रदीप चौबे बता रहे थे कि हीट वेव की वजह से कई लोगों की मौत हुई और आसपास के जनपदों में भी मौत हुई, इससे लोग भय खा रहे हैं और मतदान केंद्र पर शायद यही कारण नहीं पहुंच रहे हैं। सवाल हमारा ये है कि अगर जो गर्मी से भय है तो उन्हें सुबह मतदान करना चाहिए और सुबह मतदान केंद्रों पर भीड़ लगनी चाहिए। उदासीनता किस कारण दिख रही है? क्या कुछ और राजनीतिक कारण है क्या वहां की उदासीनता के मतदाताओं के? आपको क्या लगता है? सर्वप्रथम देवेंद्र जी देखें तो सबसे पहला यहाँ कारण जो है वो है मौसम की मार। जिस तरीके से के कारण लोग प्रभावित दे रहे हैं, 48 डिग्री 50 डिग्री हो रही है। आप देखिए न्यूज आवर ने जब यहाँ से लाइव दिखाना शुरू किया उसमें मौसम ऐसा लग रहा है कि दोपहर हो गई है, रोडों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, चारों तरफ बिल्कुल एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। कि फिर जिस तरीके से जो अलर्ट जारी किया गया है, चाहे वो मौसम वैज्ञानिक हो या डॉक्टर्स की तरफ से जो यहाँ पर सावधानियां बरतने के लिए कहा गया है, उसको लेकर लोग सजग दिख रहे हैं। इस कारण जो है मतदान केंद्रों पर उतनी भीड़ नहीं दिखाई दे रही, लेकिन फिर भी जो सजग मतदाता है, जो लोकतंत्र के प्रहरी हैं और जो इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, वो हिस्सेदारी ले रहे हैं और वह लोग दूसरों को प्रेरित करके जो है मतदान केंद्रों पर लाकर उन्हें मतदान करने के लिए कह रहे हैं। और कई तस्वीरें जैसे कि अभी इस तस्वीर दिख रही है, इसमें जागरूक मतदाता दिखाई दे रहे हैं कि लाइन में लगकर वो लोग मतदान कर रहे हैं। तो ये लोकतंत्र की सबसे अच्छी तस्वीर है। हालांकि मौसम तो मार ही रही है और जिस तरीके से यहाँ पर जो है तमाम चेतावनियां जारी की गई, उससे डर और भय का माहौल व्याप्त हुआ गया है। इसलिए मतदाता बड़े सद के, बड़े संभल के और बहुत सुरक्षात्मक तरीके से मतदान केंद्रों पर मौसम के अनुरूप पहुंचना चाह रहा है। लेकिन अगर इस तरीके से रहा तो निश्चित तौर से जो मतदान का प्रतिशत है वो कम हो जाएगा। हालांकि चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस बार के मतदान प्रतिशत को बढ़ाना, लेकिन अपेक्षाकृत उतना नहीं बढ़ पाया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि अगर मौसम का पारा बढ़ा हुआ भी है तो राजनीतिक पारे भी अब की बार गड़बड़ाए हुए हैं। राजनीतिक पारे में बात की जाए, राजनेताओं का पारा तो ठंडा है, बल्कि पब्लिक का पारा अब की बार गर्म हो गया है। पब्लिक का पारा इसलिए भी गर्म है, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ जो है तमाम प्रत्याशियों की वजह से नाराज जनता, साथ ही साथ अगर देखा जाए दलीय रूप में देखा जाए जो पोल वोटर होता है वह भी नाराज है अपने दल से कि अन्य क्षेत्र के प्रत्याशी को यहाँ पर टिकट दे दिया गया, या जाति समीकरण फिट नहीं बैठ रहे हैं ऐसे प्रत्याशी को दे दिया गया, या फिर प्रत्याशियों ने दलीय आधार पर केवल अपने राजनेताओं के आधार पर यहाँ वोट मांगा, और वोटर से संपर्क नहीं किया। तो जब हम लोग जमीन में उतरे और मतदाताओं से खासकर अगर पार्टियों के हिसाब से उनके कोर वोटरों से बात की तो नाराजगी यह भी निकल कर आई। इसलिए मतदाताओं में कहीं ना कहीं निरंकुशता इस बार यह भी है कि सही संघर्षशील या फिर जमीन से जुड़े नेताओं को टिकट न मिलने के कारण भी वोट प्रतिशत कम हुआ है। उसके लिए कोई एक दल जिम्मेदार नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, या कांग्रेस हो, या फिर यहाँ पर समाजवादी पार्टी हो, या फिर बीएसपी हो। तो नाराजगी सभी दलों के खिलाफ यहाँ पे जनता की दिखाई दे रही है, क्योंकि जो लोकतंत्र में जो ये प्रहरी होते हैं या जनता का जो प्रतिनिधित्व में करते हैं, सांसद चुन के जाते हैं, इनका जो जनता से रुझान 10 साल में कम देखा गया है, उससे नाराजगी तेजी से बढ़ी है। केवल इसका जो ठीकरा एक सरकार पर नहीं फोड़ा जा सकता है, एक दल के सांसद पर नहीं फोड़ा जा सकता है। पूर्व में भी कांग्रेस का पतन का मुख्य कारण ये में वीआईपी कल्चर हावी हो गया था और आज भी कांग्रेस के नेताओं में वीआईपी कल्चर हावी है। इसीलिए कांग्रेस का उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों में पतन हुआ है और देश की सत्ता में सबसे ज्यादा देर तक रहने वाली पार्टी आज जो है सत्ता में आने के लिए बेताब। उसका कारण यही है कि जब जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग मौज मस्ती में हो जाएंगे, जनता की तरफ ध्यान नहीं देंगे, वो सर्दी गर्मी और मौसम देखेंगे, तो निश्चित रूप से जनता का मोह भंग होगा और ऐसे नेताओं के खिलाफ ईवीएम में पहले यहाँ पर जो अगर देखा जाए
कि जो बैलेट पेपर होते थे उस पर गुस्सा निकालती थी, अब ईवीएम पे गुस्सा निकाल रही है। लेकिन अब जनता का रुझान बदल चुका है। पहले बैलेट पेपर पर मोहर लगाकर जनता गुस्सा निकालती थी, फिर ईवीएम पे निकालती थी। अब जनता जाना ही नहीं चाहती है वोट डालने को लेकर कि वोट, बहुत से लोगों से मैंने बात की, उसमें यही बताया कि वोट डाल के क्या करें, हमारे यहाँ सांसद प्रत्याशी नहीं है, तो इसके साथ ही अन्य दलों के प्रत्याशी उन्हें पसंद नहीं आए। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से ईवीएम में नोटा का बटन भी दिया जाता है, लेकिन फिर भी दिलचस्पी लोगों की नहीं थी कि वो नोटा का बटन भी दबाएं। प्रशांत, एक चीज हम देख रहे हैं, जैसे कि मौसम की बात आप कर रहे थे, तो चंदौली से हमारे संवाददाता हैं प्रदीप चौबे, ये धूप से हट के छाए में आ गए हैं और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है गर्मी का, तापमान का, क्योंकि उनके चेहरे पर जिस पेड़ के नीचे वो खड़े हैं उसकी छाया जरूर दिख रही है। तो ठीक है, अच्छी बात है कि आप छाए में आ गए हैं। जरूरी नहीं है कि आप धूप में खड़े रह करके रिपोर्टिंग करें, आप छाए में भी रह करके अच्छी रिपोर्टिंग कर सकते हैं और तथ्यों को अपने दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। और हमारे जो राशिद अलवी जी हैं, ये तो पहले से ही छाए में ही खड़े हैं, लेकिन हम राशिद अलवी जी से जरूर नवजीत हम पूछना चाहेंगे कि राशिद अलवी, वहां का तापमान क्या है? आपके पीछे तो मतदाता काफी दिख रहे हैं, आते जाते लोग दिख रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि आपके जो मतदान केंद्र जहां पर आप खड़े हैं, जिसके बाहर खड़े हैं, वहां पर कुछ चहल पहल दिखाई दे रही है, निराशा वहां आप लग रहा है कि आप मुझे खबरों से, हमारे दर्शकों को खबरों से निराश नहीं करने वाले हैं। क्या कुछ चल रहा है वहां पे? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में जिस तरह से मतदाता 7 बजे से ही निकले हुए हैं और लाइन लगा के यहाँ पे अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से नरेंद्र मोदी और दूसरी बड़ी बात करें तो अजय राय, ये दोनों मैदान में है, तो उसको देखते हुए जिस तरह से जो मतदाता है लगातार केंद्र पर उपस्थित हो रहे हैं और लगातार आ रहे हैं, अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। अगर छांव की बात करें तो आज जो जिस तरह से मानसून ने करवट लिया है, क्योंकि वोटरों को देखते हुए मानसून ने भी ऐसा लगता है करवट ले लिया, क्योंकि कल जिस तरह से तापमान था, जिस तरह से धूप था, उसको देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि लगातार मौतें भी हो रही थी। जिस तरह से प्रदीप चौबे ने कहा कि सोनभद्र में और अन्य जिलों में जिस तरह से गर्मी की वजह से, धूप की वजह से मौतें हुई हैं, तो उसको देखते हुए जिस तरह से मौसम ने करवट लिया है, बदली हो गई है, और घर से जिस तरह से वोटर 7 बजे से ही निकल के लगातार, महिलाएं और पुरुष भी जो बुजुर्ग हैं वो भी लगातार यहाँ पे आ रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात अगर बात करें तो जिस तरह से वोटर्स लगातार कंटिन्यू आ रहे हैं और मत का अपना प्रयोग कर रहे हैं, करने के बाद अपने घर की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जिस तरह से 19.5 लाख के करीब में अगर मतदाताओं की बात करें, वाराणसी में 19.5 लाख जो मतदाता है वो यहाँ के जो कैंडिडेट है उनके भाग्य को तय करेंगे। तो भाग्य को तय करने के लिए जिस तरह से मौसम लिया है, उसी तरह से जो मतदाता है वो भी करवट लेते लेते मतदान केंद्र पर पहुंच जा रहे हैं और अपने मत। चलिए, आपको रोकना चाहेंगे, बड़ी खबर आ रही है एनसीपीएच टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मतदाताओं से अपील, लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, रिकॉर्ड तोड़ करें मतदान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से अपील की है। उन्होंने कहा है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने मत का प्रयोग करें। लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए कहा है और रिकॉर्ड तोड़ मतदान करने की अपील की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये चीज हमने ये देखा है नवजीत की, अगर जो चंदौली में काफी जो है धूप निकली हुई है जिससे लोग डरे हुए हैं, वहीं अगर जो देखा जाए तो वाराणसी में बदली छाई हुई है और वहां पर मतदाता ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकल करके मतदान कर रहे हैं और कतार में लगे हुए हैं, जैसा कि हमारे संवाददाताओं ने बताया है। तो हमें ये लग रहा है कि अगर मौसम मेहरबान होगा तभी हमारा चुनाव आयोग पहलवान होगा, नहीं तो लोग जो है घर से निकलने से कतराएंगे। जहां पर चिलचिलाती धूप दिखेगी, जरूर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए लोग जो है घर से निकलने से परहेज करेंगे, लेकिन करना नहीं चाहिए। उसके लिए छाता ले लें, तौलिया लगा लें, लेकिन मतदान केंद्र पर पहुंचें। ये नहीं कहता कि आप गर्मी से ना बचें, गर्मी से बचें। चलिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से सीएम
सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लोगों से अपील की है, विकसित भारत के लिए करें मतदान, पहले मतदान फिर जलपान। तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लोगों से मतदान करने की अपील की है। विकसित भारत के लिए करें मतदान, ऐसा उन्होंने कहा है। पहले मतदान करें, उसके बाद फिर जलपान करें। तो बिल्कुल जलपान की बहुत जल्दबाजी ना करें, लेकिन मतदान करने के लिए कतार में जरूर खड़े हो जाएं। हाँ, लेकिन धूप का भी ध्यान रखें, अपने तौलिया जरूर रख लें अपने सर पे और फिर निकलें, छाता ले लें। चलिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, इस बीच टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो है पंजाब से, आप सांसद राघव चड्ढा ने किया मतदान। आनंदपुर निर्वाचन क्षेत्र में किया अपने मत का प्रयोग, मतदाताओं से मतदान करने की अपील भी की गई है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, पंजाब में भी आप सांसद राघव चड्ढा ने मतदान किया है। मतदान करने के बाद उन्होंने लोगों से मतदान करने की भी अपील की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं राघव चड्ढा किस तरीके से मतदान करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा है राघव चड्ढा ने, आइए सुनिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत देश का महापर्व है। आज आम चुनावों यानी कि लोकसभा 2024 चुनाव का आखिरी वोटिंग फेज है। आज भारतवासियों द्वारा दिया गया एक एक वोट ये तय करेगा कि इस देश की दिशा और दशा क्या होगी। ये वोट देने का अधिकार बहुत लंबे संघर्ष के बाद हम सब भारतवासियों को दिया गया। मैं आज हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, प्लीज एक्सरसाइज योर राइट टू वोट। गर्मी बहुत है, छुट्टी का भी दिन है, लेकिन आज अगर हम वोट देने से चूक गए तो 5 साल तक फिर ये वोट देने का मौका नहीं आएगा, अपनी सरकार चुनने का मौका नहीं आएगा। चलिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, इस बीच आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश से बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया मतदान। बिलासपुर के मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला है, मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश से, जब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मतदान किया है। आपको बता दें कि मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला है। तो लगातार हम लोग अपडेट देते रह रहे हैं और 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन आज जो अंतिम चरण का मतदान है इसकी अपडेट हम लगातार शाम 6 बजे तक आपको देते रहेंगे। लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पुनः अपनी सहयोगी नवजीत के साथ आपको पल पल की अपडेट देने जरूर पहुंचेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।